Welcome all in ICT Cover channel. Myself Rupesh Nayak and welcome you heartily in ICT Cover channel. आप सभी का ICT Cover चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपने जाना हम ICT Cover चैनल में रिवीजन राउंड के अंदर है, स्टैंडर्ड 11 के अंदर भगवान का नाम लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी एक कोट से हम अपना रिवीजन राउंड की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो ये क्या है और क्या करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हमें ठान लेना है कि हमें जीतना है, मान नहीं लेना है, हमें ठान लेना है। हम 11th में है, नेक्स्ट ईयर 12th में है, तो ठान लो अभी से कि वी वांट A1, वी वांट 80, वी वांट 70। ठान लो तो जीत आपकी होगी पक्का। अगर नहीं ठाना आपने तो आपकी हार निश्चित है। यानी अभी से आपको ठान लेना है कि हमें क्या करना है। तो सब कुछ आप सभी को पता है। जैसे हमने फर्स्ट 11th के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी हमने रिवीजन राउंड के अंदर क्वेश्चन आंसर देखे, कैसे उनको याद रखते हैं क्वेश्चन सेक्शन ई के लिए, कौन सी ट्रिक है वो ट्रिक हमने देखी। कौन से क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना है, कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, वो सब कुछ हमने देखा। आज भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से ये सब कुछ स्टैंडर्ड 11 के सेकंड चैप्टर के रिवीजन राउंड के अंदर देखेंगे। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है आप सभी को थैंक यू, और जो नए व्यूअर्स है जिन्होंने अभी तक नहीं की सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करें। ICT इको फॉर यू चैनल भी सब्सक्राइब करें, और ICT इको फॉर यू ऐप अपने प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर के एंड्रॉइड वर्जन के अंदर आप प्ले स्टोर पे क्लिक कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ 5 MB की है। अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड दिस वीडियो, यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली 9662532418 एंड let's we start our revision round from this. Before we are start our revision round, we are going to discuss now what we are seeing in जब हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर कौन कौन सी बातें हमने डिस्कस की, उसका थोड़ा सा हाईलाइट हम देख ले ताकि आपके चैप्टर के अंदर क्या था वो आपको पता चल जाए। प्राइस और वैल्यू की बात की थी हमने। प्राइस और वैल्यू का मीनिंग हमने कंप्लीट किया था। प्राइस क्या है कि जो कॉमोडिटी के ऊपर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी कॉमोडिटी या सर्विस को परचेस करते वक्त, तो वो उनकी प्राइस बन जाती है। जो कॉमोडिटी को परचेस करने के लिए कोई भी प्रोडक्शन, जो फोर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन करेगा, उसको अगर हम परचेस करेंगे तो जो उसकी वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, वो उसकी प्राइस बन जाती है। प्राइस मीन्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। मॉनिटरी एक्सचेंज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस। फॉर एग्जाम्पल फीस ऑफ डॉक्टर, अमाउंट पेड बाय बाइंग टीवी, ये जो हम पे करते हैं वो प्राइस बन जाती है। और वैल्यू मीन्स, वैल्यू के अंदर हमें पता है कि वैल्यू के दो पार्ट होते हैं एक्चुअली। व्यू पॉइंट वैल्यू का हम अगर देखें तो वो यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू से हम बात करेंगे। यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या, वो प्राइस के साथ कैसा उनका नाता है, वो रिलेशनशिप क्या है, व्हाट आर द रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यू एंड द प्राइस, दैट वी आर डिस्कस हियर नाउ। व्हाट इज वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल? द वैल्यू मीन्स having sum of commodities, and with the help of this we can enjoy our routine basic necessary जो हम यूज करते हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सभी हम यूज करते हैं। उनसे हमें जितना कंटेंट मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो लेवल जो है इट इज कॉल्ड वैल्यू। यानी अगर एक दृष्टि गुण की बात करें, जिसको हम बोलेंगे जो भी कॉमोडिटी या सर्विस में से हमें अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिले, वो क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। वैल्यू का मतलब दो तरह के होते हैं, एक तो यूज वैल्यू और सेकंड एक्सचेंज वैल्यू। अब यूज वैल्यू क्या है, एक्सचेंज वैल्यू क्या है, वो हम देखेंगे। यूज वैल्यू, द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ द कॉमोडिटी, कितनी वो हमारे लिए उपयोगी है। जरूरियातमंद लोगों के लिए जो भी कॉमोडिटी, फूड, वाटर, सनलाइट जो उनकी यूज करते हैं, उनके लिए काफी ये वैल्यूएबल है, तो वो यूज वैल्यू हुई। और सेकंड हमारी जो वैल्यू है वो एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू यानी व्हेन द कॉमोडिटी एंड सर्विस एक्सचेंज फॉर द अनदर, वो हमारी एक्सचेंज वैल्यू बन गई। यानी अगर 1 किलो वीट के सामने हम अगर 700 बाजरा खरीद सकते हैं, तो वो 1 किलो हमारी जो वीट है उनकी वैल्यू हुई कि उनके सामने हम 700 kg बाजरा परचेस कर सकते हैं, तो ये एक्सचेंज वैल्यू हुई। अब दोनों के बीच के रिलेशनशिप अगर हम प्रूव करें तो क्या है दोनों के बीच के रिलेशनशिप, तो ध्यान में रखना, रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए एक बात ध्यान में रखना कि यूज वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है, उसका मतलब ये नहीं कि एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा होगी ही।
पहला उनका ये। और अगर एक्सचेंज वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं कि यूज वैल्यू भी इतनी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की, यूज वैल्यू के हिसाब से हमें जाना है। तो यूज वैल्यू अगर ज्यादा है, हो सकता है आपको एक्सचेंज वैल्यू कम भी हो। यूज वैल्यू हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी जो डिग्री है वो काफी ऊपर है, यानी सनलाइट, वाटर, उनके जो यूज वैल्यू वो काफी है, मगर एक्सचेंज वैल्यू जीरो, मुफ्त में मिलता है, ऊपर वाले जो देते हैं वो सभी फ्री में देते हैं। तो ये एक बात हुई। सेकंड, एक्सचेंज वैल्यू जिनकी ऊपर हो उनकी यूज वैल्यू कम होगी। एक्सचेंज वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रीशियस कमोडिटीज लाइक ज्वेलरी, सम ऑफ द हाउस, लैंड, they are not getting easily with the exchange of terms of money, then the exchange value is higher, so use value is less. These are the relationship between that you already learned. Now second point is goods एंड सर्विसेज। गुड्स द कॉमोडिटी विच आर एग्जिस्टेंस वैल्यू, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी गुड्स है। और गुड्स के अंदर भी ये कॉमोडिटी एक्सचेंज फॉर द मनी, देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू सेम टू इज अ प्राइस, सॉरी सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द कंजम्पशन। हम यूज करेंगे, कंज्यूम करने के बाद हमें अगर उनका अच्छी तरह से बेनिफिट मिलता जाए तो हम उसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू ज्यादा है। अब सेकंड है सर्विस। Commodities which are intangible, for they do not have any physical existence, are called service in economy. They are meant to satisfy the needs of human life. They are also satisfy the needs of human life. Human lives की जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी वो फुलफिल करेंगे, बट इट नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर हमारे पास 5 करोड़ हाथ में है तो 5 करोड़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मगर 5 करोड़ के अगर चेक हो गया हमारे हाथ में तो वी आर गेटिंग कंटेम्प्ट, वी आर गेटिंग सेटिस्फेक्शन, वी आर नॉट so worried about this. Why? Because it is service provided by bank, so it is also provided some of the facility in the economy. It will create some of the satisfaction level, the need of the human life, so it is called service. इकोनॉमी के अंदर सर्विस और गुड्स की हमने डेफिनेशन कंप्लीट की थी। उसके बाद दोनों के बीच के जो टाइप्स थे वो हमने क्लियर किए थे। टाइप्स ऑफ गुड्स, फिजिकल यानी टेंगिबल गुड्स एंड इनटेंगिबल गुड्स। जो गुड्स, सम गुड्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक बॉल, बैट, ये सभी फिजिकल, जिसे हम छू सकते हैं वो हम फिजिकल कहेंगे। इनटेंगिबल, दैट मीन्स दिस कैन, some goods have not heavy physical existence, cannot be measured guardianly, and there are called services. For example education, अगर आपको एजुकेशन देना है तो आपको पे करने पड़ेंगे पैसे, मगर उनसे कोई कॉमोडिटी हम परचेज करते हैं ऐसा क्वालिटी नहीं है। इट विल बी एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द सम ऑफ द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड रेडीनेस ऑफ म्यूजिक। आप अगर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, म्यूजिक सुनने के बाद आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, अच्छी तरह से आप सुन पाते हो, इट इज अनदर थिंग्स। तो वो भी एक हमारी इनटेंगिबल गुड्स है। नाउ नॉन इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिकल गुड्स, गुड्स which do not command exchange value are called non economic goods, जिसमें एक्सचेंज नहीं होगी वैल्यू आपकी। अगर हम टीचर अगर घर के अगर डॉटर सन को पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। वो सर्विस ले रहे हैं, सर्विस के बदले में कुछ मिल नहीं रहा, इट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक गुड्स। फॉर द एग्जांपल सनलाइट, एयर, so we are getting without any cost, we can get this type of goods। हम पानी भी मुफ्त में ले लेते हैं, सनलाइट भी, एयर भी, ये सभी के अंदर हमें पैसे नहीं करने पड़ रहे। मगर गुड विच आर कमोडिटी कमांड एंड द एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। रिपीट अगेन, गुड्स विच हैव एक्सचेंज वैल्यू, वो भी हमने कंप्लीट किया था। तो कोई भी कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं, पैसे देते हैं और एंजॉय करते हैं। 10,000 का मोबाइल ले लिया, 20,000 का हमने लैपटॉप ले लिया, 40,000 का लैपटॉप ले लिया, ये सब कुछ हमारे हाथ में है, वो पैसे से आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ड्यूरेबल गुड्स और पेरिसेबल गुड। वेरी इजी है, लॉन्ग टर्म चलेगा, लॉन्ग लास्ट है वो, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। पेरिसेबल है, लॉन्ग लास्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म है, जैसे यूज किया वो स्पॉइल हुआ, वो पेरिसेबल गुड्स है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन, सब कुछ वहाँ पे, टेलीविजन, कार, ये सभी ड्यूरेबल के अंदर। पेरिसेबल में उनकी जैसे हम उनको यूज करें, वी कैन नॉट स्टोर इन वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ, दैट इज कॉल्ड नॉन पेरिसेबल गुड्स। Now private goods and public goods. Goods have classified into private and the public. Private goods means क्या? अगर आपकी ऑनरशिप है, आपके डिसीजन उसके ऊपर चलते हैं, गवर्नमेंट के कोई राइट नहीं है, आपकी खुद की है वो सभी प्राइवेट गुड्स है। यानी private goods are the goods which cannot be possessed, which can be possessed and owned by a private individual. It is called private good. अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में लैपटॉप है, आपके हाथ में फैन है, अपनी फैन और अपने खुद के घर है, that is called your private goods. Public goods means
पब्लिक गुड्स के अंदर क्या है कि जो एक्सचेंज वैल्यू, सॉरी, जो पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स के अंदर हमें अपने प्राइवेट डिसीजन नहीं, जो गवर्नमेंट लेगी हर एक के लिए है, सोसाइटी के लिए है, जो गुड्स के अंदर हर एक का डिसीजन होता है और हर एक उसका यूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स के अंदर दो क्वालिटी नहीं होती, एक तो कॉम्पिटिटिवली क्वालिटी नहीं है और दूसरा हमें नहीं मिला ऐसा नहीं होगा। वो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट कि अगर हम सोचे कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के अंदर कौन से डिफरेंसेस है, तो यहाँ पे आपको दिमाग में क्लियर कट करना पड़ेगा कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के अंदर जो डिफरेंसेस है उसके अंदर सबसे पहला डिफरेंस के उनके अंदर कंपटीशन के स्किल नहीं होते। प्राइवेट के अंदर हमें लगता है कि हम उनसे ज़्यादा, वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जा रहे हैं, अच्छी तरह से वो लोग हमसे आगे जा रहे हैं, वो एक वन टाइप ऑफ कॉम्पिटिबल लिक्विड। यानी अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे पास ऑल्टो है, सामने वाले के पास BMW है, तो वो एक स्किल होते हैं, हमारे थोड़े से कंटेम्प्ट पावर थोड़े से कम हो जाते हैं और हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों करें, हम ऐसा करेंगे तो ये पावर प्राइवेट और पब्लिक के अंदर डिफरेंस हो सकता है। यानी प्राइवेट गुड के अंदर ये क्वालिटी हुई। और दूसरा न होने का गुण, न होने की क्वालिटी, हमारे पास ये नहीं है, पब्लिक के पास ये है, ये भी एक क्वालिटी आती है। तो पब्लिक में एक कोई ऐसी नहीं होती, पब्लिक सभी के लिए है, सभी सोसाइटी के सभी यूज कर सकते हैं, इट्स पब्लिक गुड्स। सो देयर इज नो एनी दिस टाइप ऑफ फंड्स इन दिस। In short, private are on used by the private and public are goods owned by the government group of these. Then after consumer goods and producer goods. Goods can satisfy human wants directly or indirectly. When a consumer consumes goods and these goods is capable of satisfying the particular wants directly, then it is called consumer goods. Consumer goods यानी जो goods हम बाजार में लाके डायरेक्ट उसका यूज करते हैं और सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो consumer goods है। These goods like food, clothes, etc. और प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है ना, गुड्स इज यूज्ड टू इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स बनाने के लिए जिस गुड्स का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। अगर खेत में चावल ग्रो करने के लिए ट्रैक्टर का यूज करेंगे तो ट्रैक्टर इज द इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर बनाने के लिए जो चिप है, और चिप को अगर कंप्यूटर के साथ, मदरबोर्ड के साथ जोड़ने के लिए जो एक मशीनरी का यूज करेंगे, तो वो मशीनरी प्रोड्यूसर गुड्स है। उसके बाद हमने वेल्थ और वेलफेयर के बारे में बोला था, वेल्थ और वेलफेयर का हमने डिस्कशन किया था। और वेल्थ के लिए डेफिनेशन मार्शल ने अच्छी दी, एडम स्मिथ ने भी अपने कॉन्सेप्ट दिए थे वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। और सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इकोनॉमी, ऐसा बताया था। उसके बाद मार्शल की डेफिनेशन काफी अच्छी थी जो हमने डिस्कस की थी। आइडिया Marshall idea, wealth is something which useful, very important, useful, that is scarce, second is scarce, then capable of the getting exchange and can owned by somebody, किसी की अपनी मालिकी है जो अच्छी तरह से यूजफुल है, उसकी ज्यादातर स्कैरसिटी रहती है, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, वो सभी स्किल जिसके अंदर है वो वेल्थ है। उनके हिसाब से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज किया था, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स के फर्स्ट है इट शुड बी यूजफुल। यूजफुल यानी अगर जो कॉमोडिटी आपके पास से वो यूजफुल आती है, यूजफुल नहीं है तो वो वेल्थ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड विच आर यूजफुल इन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन वांट, इट इज कॉल्ड योर यूजफुलनेस ऑफ द वेल्थ। अगर हाउस है, व्हीकल है, वो आपके लिए यूजफुल है, आपके जो रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ ना कुछ यूज करते हैं। आप यहाँ से आपके घर से आपके स्कूल तक जाना चाहते हैं और पैदल चल के जाते हैं, और अगर आप अपने व्हीकल पे जाते हैं तो इट विल बी बेटर टू कैन सेव योर टाइम, इट इज अ यूजफुलनेस, यूटिलिटीनेस इज देयर। आपको अच्छी तरह से वहाँ आपको स्कूल तक पहुंचाएंगे वो व्हीकल, दैट इज कॉल्ड यूजफुलनेस, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। सेकंड, इट शुड बी स्केयर। अगर इजीली ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, कोई भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, वो एक वेल्थ नहीं है। स्कैरसिटी होगी तो ही वो वेल्थ कहलाएगी, आसानी से एक्सचेंज वैल्यू उनकी बढ़ती है तो ही वो वेल्थ कहलाएगी। इट शुड बी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सिस्टेंस, उनका जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्सिस्टेंस होना चाहिए। वेल्थ शुड हैव अ एक्सिस्टेंस व्हिच कैन बी एक्सचेंज, the ability to understand the aptitude of human being, their physical ability etc are intact ability, intact यानी inner। अगर आप अच्छी तरह से सोच सकते हो तो आपकी सोच वो आपकी इंटरेक्ट हुई। जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने अपने जो भी रिसर्च करके अपने
सोसाइटी के लिए रखे तो उनकी सोच जो है वो इंटरेक्ट, वो वेल्थ नहीं है, मगर जो सोसाइटी के सामने उन्होंने जो इन्वेंट करके किया, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस। द उसका मतलब ये है कि अगर हम अच्छी तरह से अपना जो एग्जिस्टेंस, सॉरी, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है, इट विल बी वेरी वेरी important that they are inabilities and asset of human being is usually not exchanged in today's world. However, the intellectual ability of human being, like the ability of create new idea and exchange for money, in the market, the intellectual ability to create novel idea and the goods is called wealth. Yet, the ability of a scientist to think is her quality. ये अपनी क्वालिटी है, आर नॉट वेल्थ। वो जो सोच रहा है वो अपनी क्वालिटी है, बट नॉवेल आइडिया क्रिएट बाय द साइंटिस्ट इज अ वेल्थ। नॉवेल आइडिया क्रिएट बाय द साइंटिस्ट इज अ वेल्थ। अब वेल्थ को सेकंड, वेल्थ कंटिन्यूस गुड्स विच आर कैपेबल और एक्सचेंज कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, यानी एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंजेबल क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। Wealth is an economic concept and therefore must be capable getting exchange. Wealth is meant by satisfied present as well as future. आपकी जो वेल्थ है वो फ्यूचर में भी आपके लिए यूजफुल होनी चाहिए। आपके घर आपके लिए यूजफुल है, मगर फ्यूचर में इकोनॉमिकल कंडीशन बैड हो तो आप उनको बेच के दूसरा भी आप कर सकते हो। लाइक ज्वेलरी ऑल्सो, ज्वेलरी प्रीशियस स्टोन अगर आपके पास है, अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है और फ्यूचर में अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन या कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इन द नीडी टाइम दे कैन एक्सचेंज क्वालिटी, देन इट इज नॉन एज अ वेल्थ। उनकी एक्सचेंज क्वालिटी होनी चाहिए। लैंड है आपके पास पड़ी है, पैसे चाहिए, आप बेच के उसको कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज द क्वालिटी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ constitutes goods which are capable or exchange. Then durability, wealth must durability, वो ड्यूरेबल होना चाहिए। एक दो मंथ के अंदर अगर वो पूरी हमारी लैंड या हमारा घर गिर जाता है तो वो लैंड नहीं है। इट मस्ट बी लॉन्ग रन, लॉन्ग कास्टिंग उसका होना चाहिए। इट मस्ट बी एज अ लॉन्ग रन ऑक्यूपाइड। वो हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, लैंड, हाउस, प्रीशियस ज्वेलरी, इट इज ड्यूरेबल गुड्स, हेंस इट कैन बी कंसिडर वेल्थ along with their other characteristics are also wealth. From the above characteristics we can find the ability, we can find out the Marshall's definition is very very important here. So durability, then goods which are capable of exchange, then intellectual existence, it should be scarce, and usefulness. So there are five characteristics in some definition of Marshall, that is idea. Marshall's idea, wealth is something which is useful, scarce, capable of the getting exchange, and can be owned by the somebody. These are the very very important. Now next is, okay, then all activity, economics and non-economic activity, are ultimately done for the purpose of the improvement of the life. Welfare can be measured quantitatively in the context of the growth and qualitatively in the context of development. Here, one very important is individual welfare and collective welfare. When the individual seek to make effort to improve his or her standard of living, that is called individual. It becomes a subject to individual. When the nation and government seek to improve the growth, development, etc., it becomes a subject of matter of collective welfare. So we discussed that point in uh, chapter number 2 when we are discussing this all matter very quickly, very well. Then relationship between wealth and welfare. Generally, when wealth increases, welfare increases. As more wealth means higher capacity to generate monetary value, greater power to exchange goods or purchase power for the owner, and hence greater well-being. This is largely true case in the individuals. यानी अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से अपने इनकम को बढ़ा के, अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, अगर वो इंडिविजुअली सभी के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और उनसे उनकी इनकम के जो पर कैपिटा इनकम अगर वो बढ़ेगी,
that is greater power to exchange goods and purchasing power for the owner, and hence greater well-being. This is the largely true in case of individual. But when the wealth of the nation increase in the form of national income, the welfare of the people will increase only if this national income is equally distributed among the all section of the society and among the all sectors. Beside the nation's welfare also depend on the social and culture formation. यानी वेल्थ और वेलफेयर की बात हुई. वेलफेयर कब हो सकता है? जब जो भी हमारी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर, देन द नेशनल वेलफेयर विल बी इंक्रीज. तो ये बात हुई वेलफेयर और वेल्थ की. उसके बाद हमने डिस्कस किए थे फैक्टर्स प्रोडक्शन. जो लैंड लेबर इंटरप्रेन्योर कैपिटल थे उनके लैंड के अंदर हमने उनकी डेफिनेशन प्रूव की थी कि लैंड क्या है, लैंड की डेफिनेशन क्या है. उसके साथ लैंड इज अ नेचुरल गिफ्ट, वी कैन नॉट प्रोड्यूस लैंड इन एनी laboratory, so it is those are elements of the nature, this all are known as a land. Suppose river, mountain is also one of the part of land. So here definition of land according to the Marshall, all nature asset which help in production, very very important. Land, and if not in use of production, then it is not known as a land, but it is used for the purpose of production in the economy activities, that is called land. That is the climates of the particular parts of the earth, water, resources, fertility, minerals, resources, these all are the contribution in the land. And then very important question is there, characteristics of the land. Land is a gift of the nature and is not man-made. Second, the land total supply is fixed. Third, land is geographical immobile. Then all types of land are different in the fertility, climates, condition, and so on. The remunerations of the lands as the factors of the production is called rent. तो ये हमने बात की. अभी रिवीजन राउंड हम स्टार्ट ही करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन करेंगे. ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे रिमेंबर करें, उनकी ट्रिक क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे. एंड तक देखते रहना ताकि आपको पता चलेगा कि लैंड के अंदर जो भी 5 पॉइंट है उसको कैसे अच्छी तरह से रिमाइंड कर सके हम. देन लेबर. लेबर की बात हुई. लेबर की डेफिनेशन हमने कंप्लीट की थी. फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क ऑफ ह्यूमन इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्न रिटर्न विच इज डन अंडर द सुपरविजन बाय द सम ऑफ द अथॉरिटीज कॉल्ड लेबर. यानी किसी के सुपरविजन के अंदर कुछ इकोनॉमिकल रिटर्न लेने के लिए अगर हम जो कुछ भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ लैंड. इट मे बी मेंटल, इट मे बी फिजिकल. So after that we are discussed the characteristics of the labor. Labor cannot be separated, labor cannot be stored, labor mobility is limited and influenced by the social and economic, and the efficiency of the labor is very different. The supply of the labor is depend upon the population. ये सभी हमने डिस्कस किया था कि लेबर और लेबरर को हम अलग नहीं कर सकते, वो साथ में ही जाते. हम यहाँ बैठे और हमारा काम कोई कर दे ऐसा नहीं हो सकता, हमें खुद काम के साथ जाना ही पड़ेगा. सो लेबर एंड लेबरर बिकम नेवर बी डिवाइडेड, इट इज टोटली अनडिवाइडेड, अनसेपरेबल. लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड. 2 दिन का अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, नॉट पॉसिबल. हमें 2 दिन लगातार 2 दिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा लेबर वो स्टोर नहीं है कि हम 1 दिन का खाना 2 दिन तक चला लेंगे. तो लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड. Labor cannot be stored, that is in a way of efforts done by the labor inseparable, so it must be perishable. वो perishable quality है. The mobility of the labor is influenced by the social and economic reason. The mobility of labor is influenced by social and economic factor. यानी अगर यहाँ से किसी स्टेट को अगर दूसरे स्टेट में से अगर हम उनको बोले कि इस स्टेट में से दूसरे स्टेट में उनको मूव करने, तो इट इज नॉट इजीली मूव लेबर. वाई? बिकॉज देयर आर सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, लैंग्वेज, some of the other factors by the family factors are also there, so they are not easily moved. So it is mobility are limited. The efficiency of the labor is different. एक ही वर्क के अंदर, एक ही आवर्स के अंदर जो एक वर्कर एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, उसी एटमॉस्फेयर के अंदर दूसरे लेबर की एफिशिएंसी अलग हो सकती है. कोई 1 घंटे के अंदर 200 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकता है, यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, मगर उसी 2 आवर के अंदर कोई एक 150 का भी कर सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी. द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर आर डिफरेंट. द सप्लाई ऑफ द लेबर डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ रेट हो रहा है ज्यादा, डिमांड हो रही है एम्प्लॉयमेंट की, तो इट इज इंक्रीज इन द लेबर फोर्स. द रिम्यूनरेशंस ऑफ द लेबर इज कॉल्ड वेजेस. जैसे हमने लैंड के अंदर देखा था, रेंट इज द रिम्यूनरेशंस कॉल्ड, तो यहाँ पे वेजेस उनको मिलते हैं. Then after we are discussed the other force of factor, production factor, that is capital. Capital is very very important. In the modern times, capitalist
are very important person in the economy. The modern times capital is considered to be highly important factors, and very important that capital is one of the most mobile factors in the force of factor in the economy के अंदर जो capital है वो काफी fast और quick move होने वाले force of factor है. There is a difference between capital and wealth, that every wealth are not going to capital and every capital is not going to wealth. The wealth, that means it is man-made factor of the production. Secondly, it differs from the land and labor. Third, capital is a man-made. Second, it is the most mobile factors of the production. Third, the increase in the demand for the capital in the present times owing to the increase in the capital intensive method. अगर इंटेंसिव मेथड से प्रोडक्शन करेंगे तो कैपिटल की अच्छी तरह से डिमांड बढ़ सकती है. हर एक जगह लेबर इंटेंसिव मेथड नहीं है, हर एक जगह पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एरिया के अंदर अब तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. तो जो कमोडिटीज किसी प्रोडक्शन के अंदर या प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आते हैं तो वो प्रोडक्शन यूनिट वाले जो भी हम यूज करेंगे वो हमारी कैपिटल बन जाएगी. द रिम्यूनरेशंस ऑफ द कैपिटल इज इंटरेस्ट, वेजिस, इंटरेस्ट, रेंट. ये अलग अलग तरह के इंटरप्रेन्योर को भी अलग अलग तरह के जो रेट रिटर्न्स मिलते हैं जिसे हम रिम्यूनरेशंस बोलते हैं. गुजराती के अंदर हम बोले तो उसको वरतर, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड्स, जो हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं. पहले हम बोलते हैं कैपिटल को इंटरेस्ट, सेकंड लैंड को रेंट और लेबर को वेजिस और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. Now second is important, entrepreneur. Entrepreneur is the factor of which bring together, coordinated the all three factors like land, labor, capital. वो तीनों को मैनेज करेंगे, मैनेज करने के बाद उनसे कोई एक्टिविटी करवाएंगे और वो एक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए. He is a risk taker. The factor is the decision maker. The factor is known as a risk taking factor. It is process the none of the risk taking factor and the रिम्यूनरेशन, सॉरी, इट इज प्रेजेंस ऑफ द क्वालिटी. उनको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. इंटरप्रेन्योरशिप जो है वही कहलाती है जो दूसरों को कैसे अट्रैक्ट करे अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफा को बढ़ाने के लिए, कैसे वो मार्केट के अंदर जाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द इंटरप्रेन्योर. नाउ फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड साइकिल. चेंजेस ऑफ ट्रेड साइकिल is 4 very important in section D or E. This is very important question. Trade cycle, irregular changes, seasonal changes, long run regular changes, and cyclical changes. Irregular changes is also known as accidental changes. For example, flood, famine, storm, fire. It is not predictable, so these all are known as irregular changes. Now सीजनल चेंजेस, आप देख सकते हो कि एक ही साल के अंदर सीजनल चेंजेस आते हैं. विंटर, मानसून, समर, अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग एक ही साल के अंदर अलग अलग ऐसे चेंजेस आते हैं. दैट इज कॉल्ड सीजनल चेंजेस. लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस, इट इज डिपेंड ऑन दैट ट्रेंड. अगर 1951 से अगर हम बात करें तो लगातार 1961, 1971 हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन चेंजेस. लगातार बढ़ती जा रही है, वो एक ही ट्रेंड में जा रही है. क्या तो वो ऊपर जाएंगी, अपवर्ड जाएंगे, या तो वो डाउनवर्ड जाएगी. तो ये दोनों अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेना कि लॉन्ग रन दैट इज इट इज नोन एज इट्स टर्म इस ट्रेंड, सॉरी. सो एग्जांपल ऑफ रेगुलर सेल्स ट्रेंड्स, अगर वो बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस है. नाउ साइक्लिकल चेंजेस, डायनेमिक फ्लक्चुएशंस अराइजिंग इन द इकोनॉमी ओवर द लॉन्ग रन ग्रोथ. इट इज कॉल्ड साइक्लिकल एंड लीडिंग द राइज अपवर्ड और स्विंग और डाउनवर्ड. यानी अगर प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ रही है, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, इफेक्टिव डिमांड है, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ अपवर्ड. और उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट अगर साइड को हम दिमाग में रखें, डाउनवर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ डाउनवर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी. सो ये जो चेंजेस आते हैं साइक्लिकल, वो चेंजेस भी इकोनॉमी के अंदर अच्छी तरह से हमें ध्यान में लेने पड़ेंगे ताकि हमारे बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी अप डाउन्स आते हैं उनके साथ हमें चलना पड़ेगा. नाउ डेफिनेशन ऑफ द ट्रेड साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल एंड द फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल दैट इज अकॉर्डिंग टू हर्बलर, वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द हर्बलर, ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेस अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दैट इज गुड टाइम्स, एंड डिप्रेशन, दैट इज बैड टाइम. यानी जो अच्छे और बुरे वक्त से इकोनॉमी अगर गुजर रहा है तो वो ट्रेंड को हम ट्रेड साइकिल कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हॉट्रे,
Trade cycle are the continuous phases of the good and bad changes occurring in the economy. इकोनॉमी के अंदर जो बैड और गुड चेंजेस आते हैं और लगातार आते हैं उसे हम ट्रेड साइकिल कहेंगे. According to these two definitions, there are 4 characteristics for the 2 marks, very important. First, they depict the dynamic changes in the economy. They depict the positive and negative changes in the economy. They arise because of several factors. And fourth, trade cycle have various phases and each phase does not last for the uniform periods. यानी ये 4 काफी important है. लगातार चेंजेस होते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने के चांसेस है. और अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करेंगे तो प्लस माइनस होने के चांसेस रहते हैं. और किसी एक ही पीरियड के अंदर नहीं होंगे, वेरियस पीरियड के अंदर. नेवर बी प्रिडिक्टेबल के ऊपर जा रही है, अपवर्ड जा रहे हैं मार्केट, कब डाउनवर्ड होगा वो हमें पता चलेगा नहीं. इट इज अनप्रिडिक्टेबल. आफ्टर दिस देयर आर 4 पॉइंट फॉर दैट फेज ऑफ ट्रेड साइकिल. वेरी इंपॉर्टेंट. बूम, दैट इज इन्फ्लेशन. रिसेशन, दैट इज गुजराती ओट जिसे कहते हैं हम, रिसेशन यानी जो इन्फ्लेशन है उनसे थोड़ा सा मार्केट के अंदर बहुत सारे डाउनवर्ड्स की बातें होगी रिसेशन के अंदर. डिप्रेशन, दैट इज वन टाइप ऑफ, हम बोलते हैं ना कि मार्केट में काफी मंदी चल रही है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. एंड रिकवरी यानी ऑटोमेटिकली जो मार्केट में मंदी चल रही थी, डिप्रेशन चल रही थी, उसके अंदर इन्वेस्टर बिकम मोर इन्वेस्ट, एम्प्लॉयमेंट बिकम इन हाई रेट, इफेक्टिव डिमांड आर इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन यूनिट आर आल्सो इन वर्क. दैट इज कॉल्ड रिकवरी, जिसे हम इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हैं कि जो डिप्रेशन से पूरा मार्केट जा रहा था तो उसमें धीरे धीरे लोगों के पास फिर से परचेसिंग पावर आते हैं, वो मार्केट में डिमांड करते हैं, डिमांड करने से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से आमदनी बढ़ती है, आमदनी बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, नए नए प्रोडक्शन के बारे में प्रोड्यूसर सोच रहे. दिट इज द रिकवरी. बूम इज अ पीरियड दैट इज एवरी लेवल ऑफ द मार्केट इज पिक्ड. दैट इज वन टाइप ऑफ ग्रीन एटमोस्फियर. सभी जगह एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, मार्केट में डिमांड अच्छी है, अच्छी तरह से सभी लोग अपने अपने रेट ले रहे हैं, ये इट इज वन टाइप ऑफ बूम, जिसे हम तेजी बोलते हैं, तेजी है मार्केट में, ऐसा हम बोलते हैं. देन रिसेशन, जिसे गुजराती में ओट कहा जाता है, भर्ती और ओट आती है ना, वो ओट. द पीरियड फॉलो द पीरियड फ्रॉम बूम, टोटली अपोजिट पीरियड ऑफ द बूम. बूम के अगेंस्ट में, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में ये है. व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी पीक्स इज गिवन पीरियड द इंटर investment and employment have reached the higher possibly level, a slowdown occur, demand slow, investment slow, employment don't increase. These all are terms of recession. Depression, the slowdown in the recession phases continue the causes of the depression when all activities reaches minimum level under the circumstances. This confidence of the buyers, producer and the investor are very low. हर एक जगह हम देखें तो लोअर कंडीशन अगर दिखाई दे, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है, किसी की सेविंग नहीं है, कोई खर्च नहीं कर रहा, ये सभी जो डाउनवर्ड कंडीशन है इकोनॉमी के अंदर सभी फॉल्स. Employment falls, production falls, or investment falls. These are the condition and reduction in the demand. Thus, a depression is crashed the entire market. Then the recovery that we already discussed. Recovery, that is the totally automatically several and suppressed demand started emerging. Government may try to improve the investment, employment generate, certain types of technological changes happen. In the long run, the leads the recovery, demand or employment are generated, investment are generated, and expenditure and affecting demand are also going on. So these type of points are we are discussing when the chapter we are discussed. But now very important, that is our revision round. Very important. Now question is very important for A, B, C, D, E. Keep in mind that how to remember which are the important questions for the section A, B, C, D, E. In section E, how to remember, what are the trick that you have to learn, you have to keep in mind, and take one notebook, one pen and dictate in your notebook. So first here we starting with chapter number 2, fundamental concept and terminologies. First question, first section is for the multiple questions. First, which value express the importance of the good in human life? Which value express the importance of the good in life? That is called use value. आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है और वो इम्पोर्टेंस अगर आपको अपने कोई भी कमोडिटी को यूज करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूज वैल्यू, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. उसे कहते हैं
इट इज अ डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल। सेटिस्फैक्शन हमें जो कॉमोडिटी से मिलता है और वो कॉमोडिटी के अंदर जो वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड यूज वैल्यू। सेकंड, विच इज नॉट टाइप ऑफ ट्रेड साइकिल। शॉर्ट रन रेगुलर चेंजेस इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के टाइप हमने बहुत सारे दिखे, एक्सीडेंटली, लॉन्ग, सीजनल, लॉन्ग रन एंड लास्ट वन इज साइक्लिकल, ये है। मगर शॉर्ट रन रेगुलर चेंजेस इट इज नॉट टाइप ऑफ ट्रेड साइकिल। Which of the following signifies all form of nature wealth, that is called land? Labor, entrepreneur, capital is not all form of nature wealth. Labor, entrepreneur, capital जो है वो नहीं है, मगर land is a form of nature wealth. Which of the following is physical goods? Very very important. Refrigerator, उसके साथ अगर बैंकिंग सर्विस है या फिर डॉक्टर की सर्विस है या टीचर की सर्विस है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, इट्स अ वन टाइप ऑफ नॉन फिजिकल गुड्स, it is a one type of service. So refrigerator, mobile car, that the existence of the physical goods, if we are touch it, if we are take it, for example mobile, car, these all are the physical goods. What is the monetary payment in the exchange of goods called? What is monetary payment? This exchange of goods calls price. जो हम मॉनेटरी पेमेंट करते हैं कोई भी गुड्स को परचेस करते वक्त, वो उनकी प्राइस बनती है, वैल्यू नहीं बनती। वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि विच वैल्यू एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड्स इन द ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन के लिए जो इंपॉर्टेंट है और हमें उनको सेटिस्फेक्शन देती है, इट्स अ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड यूज वैल्यू। बट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मॉनेटरी पेमेंट। मॉनेटरी पेमेंट की बात आई, एक्सचेंज की बात आई, 100% प्राइस ही हो सकती है। कीप इन माइंड दैट, डिक्टेट इन योर नोटबुक। इफ द वीडियो इज गोइंग ऑन, पॉज इट, टेक स्क्रीनशॉट एंड डिक्टेट इन योर नोटबुक। What type of economic changes in flood? फ्लड किस तरह के चेंजेस है? चेंजेस 4 प्रकार के हैं, लॉन्ग रन, साइक्लिकल, एक्सीडेंटल, और यहाँ पे जो है वो टोटली एक्सीडेंटल, क्योंकि फ्लड है, फेमाइन है, स्टॉर्म्स है, वी कांट प्रिडिक्ट, सो इट ऑल आर नेचर बेस्ड एंड एक्सीडेंटल। When depression lasts for some time in economics, the suppressed demand starts emerging, then what is it called? That is called recovery. When the depression lasts for the some times, डिप्रेशन के अंदर मार्केट पूरा डाउन हो रहा है, उसके ऊपर धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ती है, उसके साथ उसकी जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उन सभी के साथ जो होती है, इट इज कॉल्ड रिकवरी। बूम, रिसेशन, रिकवरी, ये सभी हमारे टोटल फेज से, डिप्रेशन, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ये 4 पॉइंट से, उनमें से ये पॉइंट है। How is the generation of goods situation in welfare? That is called on permanent basis. परमानेंट बेसिस के अंदर आपकी लाइफ एनहांसमेंट होती है। एनहांसमेंट यानी हर एक तरह का आपको बेटरमेंट लिखे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ता नजर आए, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़े। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद कोई लग्जरियस कमोडिटी की भी अगर डिमांड करते हो और आप पूरी तरह से ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड एनहांस ऑफ योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो हाउ द जनरेशन ऑफ गुड सिचुएशन इन वेलफेयर, दैट इज कॉल्ड ऑन परमानेंट बेसिस। 2 दिन अगर आपकी बड़ी इनकम और फिर कम होगी, इट इज नॉट परमानेंट बेसिस। How many are the phases of trade cycle? Very very important. 4: boom, recession, depression and recovery. Then how are labor and laborer related? Labor और laborer कैसे है? Separable है, unseparable है, different है, live है, क्या है? तो दोनों inseparable है, that is called non separable. उनको अलग नहीं कर सकते। यहाँ से अगर हम ऐसा सोचे कि यहाँ बैठे बैठे स्कूल में न जाए और पढ़ ले, इट नॉट पॉसिबल। हमें जाना पड़ेगा, मेंटल हमें लेबर करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में आएंगे। तो लेबर एंड लेबर आर नेवर बी सेपरेबल। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर those which help in the creating utility by taking part of in the production process, that is called producer goods. producer goods की definition आ गई है कि जो goods कोई भी दूसरी प्रोडक्ट को बनाने के अंदर इंटरमीडिएट जैसा काम करे, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ गुड्स आर दोस व्हिच हेल्प इन द क्रिएटिंग यूटिलिटी बाय टेकिंग पार्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर हम गेहूं चावल प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर ट्रैक्टर को अगर यूज करेंगे, ट्रैक्टर इज अ कैपिटल प्रोड्यूसर गुड्स। अगर मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट अगर हम डालते हैं, तो वो डालने के लिए जो भी मीन्स हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स।
Which of the following is the most mobile factor of the production? Most mobile factor of the production, land, labor, entrepreneur, capital में से capital is the most mobile factor among the production of factors of production. Give the meaning of welfare. Welfare की definition क्या है? तो welfare means enhancement of the life situation, standard of living and overall state of the improvement. हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर और हर एक की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर इंप्रूव होती नजर आए, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर. आपका भला हो यानी आप पूरी तरह से यानी आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हर एक सेक्टर के अंदर आपका इंप्रूवमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एनहांसमेंट ऑफ द लाइफ सिचुएशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Capital and wealth, here printing mistake is there, not wealth. Capital and wealth both are the physical, but always it is not included in the production process. कैपिटल और वेल्थ दोनों की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मगर कैपिटल और वेल्थ में यही फर्क है कि हर एक को प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं ली जाती. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ. अगर हर एक को प्रोडक्शन के प्रोसेस में ली जाती है तो वो वेल्थ ही बन जाएगी, कैपिटल ही बन जाएगी, वेल्थ नहीं बनेगी. हमारे घर है, वो घर को हम रहने के लिए यूज करते हैं, मगर हर एक घर को फैक्ट्री के अंदर यूज नहीं करते. अगर हर एक घर को फैक्ट्री के अंदर यूज करते, इट बिकम ए वेल्थ, इट बिकम ए कैपिटल, नॉट वेल्थ. Which factor of the production has lowest mobility? यानी फोर्स ऑफ फैक्टर, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ये चारों फैक्टर में से कौन से फैक्टर की मोबिलिटी लोएस्ट है? दैट इज कॉल्ड लेबर. व्हाई? बिकॉज दे आर इट affected from their social activity, from home, from so many religious, language, some of the risk are there from other areas, so it is affected the mobility of labor. Next is, why are intellectual abilities not considered as a wealth? Intellectual ability usually have no exchange value. Very very important. Intellectual ability, that is आपके अंदर जो है वो internal ability, that is called it never become an exchange of value, so they are not considered. अगर exchange value होती है, it become a wealth. यानी अगर जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट की सोच है, सोच उनको कोई भी exchange value नहीं देगी. उन्होंने अगर क्रिएट करने के बारे में सोचा है तो उनकी जो सोच है, that is called intellectual ability. It is not part of wealth. मगर उसके बाद अगर कोई लो या कोई भी अपने इन्वेंट पूरे सोसाइटी, पूरे कंट्री के सामने रखते हैं, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ वेल्थ, क्योंकि उनकी एक्सचेंज वैल्यू है. किसी ने शार्पनर बनाया, तो शार्पनर बनाना और शार्पनर बनाने का सोचना, ये दोनों के अंदर डिफरेंट है. अगर आप सोचते हो कि हम पेंसिल को शार्प करने के लिए कुछ बनाए, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. इट इज नॉट एक्सचेंज वैल्यू. उनकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, वो आपकी मास्टरी है. और फिर आपने जो भी एलिमेंट्स को यूज करके उनको बनाया और मार्केट में बेचने के लिए हम जा रहे हो, दैट इज योर वेल्थ. नो एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज. इट इज अ मेन पॉइंट. नाउ व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज क्या है? commodity which do not have physical existence but mean to satisfy the needs of human life are called service. goods की definition भी यही है. commodity which have physical existence. commodity के अंदर do not have नहीं है, मगर गुड्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कॉमोडिटी विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जिसे हम छू सकते हैं, जिसको हम उठा सकते हैं, वो अगर हमें सेटिस्फेक्शन दे ह्यूमन लाइफ को, वो गुड्स कहलाएंगे. सेम हियर, कॉमोडिटी विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट मीन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर कॉल्ड सर्विसेज. यानी जो बैंक, इंश्योरेंस, ये सभी जो है वो सर्विस दे रही है. इट इज वन टाइप ऑफ गिव द सेटिस्फेक्शन द ह्यूमन लाइफ. आपके हाथ में 5 करोड़ है, यहाँ से 2 किलोमीटर तक जाना है, तो आप थोड़े घबराते जाओगे क्योंकि आपके हाथ में रिस्क है. मगर आपके हाथ में 5 करोड़ के चेक है तो डोंट वरी. इट इज अ वन टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि बैंक ये प्रोवाइड करिए ये सर्विस ताकि आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है एंड यू कैन मूव एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी वेरी इजीली. नाउ सेक्शन सी एंड डी के लिए 2 to 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले उनके पॉइंट, यूटिलिटी पॉइंट है उनके, फिर एग्जांपल एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये जो नेम है यूटिलिटी पॉइंट, यानी जो मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है
और वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फोर्स ऑफ फैक्टर्स लैंड, लेबर, इंटरनेट, कैपिटल को हम यूज करते हैं और जो भी प्रोडक्टिविटी हम बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो भी हम एफर्ट लगाते हैं और वो एफर्ट लगाने के बाद मार्केट में जो भी हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. हियर some example of production with the help of the different type of activity done by force of factor, and they create some of the unit in the economy, that is called production. That means the activity of the conversion of raw material to final goods, that is called satisfy the human wants, it's called production. अगर लकड़ी को कटे बिना ही हम चेयर की तरह यूज करने लगेंगे तो इट नॉट पॉसिबल. सो the wood is known as a raw material and chair is known as a ready-made, that is called final product. So it is a process, one type of the activity of the conversion of the raw material to final goods and satisfy the wants of the some of the person, it is called utility, it is called production. Now production can also be called as a process with the increased utility of the resources. For example, wood is converted into chair, then utility would of increase. There are 4 factors of production, that is land, labor, entrepreneur and capital. So here only for point, ये आपके लिए point है कि point अगर याद रखोगे तो आप अंदर लिख सकोगे कि utility point यानी यूजफुलनेस, यूटिलिटी यानी कि लकड़ी घर में लाओगे, बैठोगे तो आपको अच्छी तरह से बैठने में दिक्कत होगी आपको बैठने में, और अगर वही लकड़ी में से जो चेयर बनी है उनकी यूटिलिटी पॉइंट अगर बढ़ गए तो इट विल सेटिस्फैक्शन मोर देन अदर. उसी तरह अगर आपके पास कागज का एक पेज है और उस पेज के ऊपर आप लिखने के लिए अगर आप पेन का यूज करते हो, पेन नहीं चल रही या पेन खराब है तो इट इज नॉट गिव सेटिस्फैक्शन लेवल. तो वो जो प्रोडक्शन है वो आप यूटिलिटी कर रहे हो मगर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो रहा है. तो प्रोडक्शन किसे कहते हैं कि मार्केट में रॉ मटेरियल में से फाइनल मटेरियल बने और वो फाइनल मटेरियल आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. गिव द मीनिंग ऑफ वेल्थ गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. मार्शल ने जो वेल्थ की डेफिनेशन दी है, यहाँ पे वेल्थ नहीं, वेल्थ, there is second spelling mistake here, extremely sorry. Wealth is something which is useful, scarce, capable of getting exchange and can be owned by somebody. यहाँ पे हाउस का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने बोला है कि जो यूजफुल है, आपको यूजफुल यानी अगर घर है तो घर आपको यूजफुल है, आपको समर, विंटर और मॉनसून से बचाता है तो वो आपकी वेल्थ हो गई. स्कैर्ड है, स्कैर्ड यानी बहुत अच्छी तरह से, आसानी से, दैट इज कॉल्ड ऑब्यूडेंस. वी कैन नॉट फाइंड आउट क्लियरली, हम अच्छी तरह से उसे ढूंढते नहीं है और अच्छी तरह से हम उनका एक्सचेंज वैल्यू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्कैर्ड है. हर एक के पास 2 BHK 3 BHK बंगले नहीं हो सकते, हर एक लैंडलॉर्ड नहीं है, यानी वो स्कैर है, यानी उसकी तंगी है, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं तंगी, यानी वो जितने क्वांटिटी में होने चाहिए वो नहीं है, वो भी हम वेल्थ बोलेंगे. कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, और वो उनके पास वो वेल्थ के अंदर ये स्किल्ड होनी चाहिए कि अगर आपके घर में आप रह रहे हो, आपके पास ऑर्नामेंट्स है, आपके पास ज्वेलरी है, तो आपको जब अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर वो बेचने से आपको कुछ बैकअप मिले, वो भी एक वेल्थ है. यानी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, एक्सचेंज उसे कर सके, एंड कैन बी ऑन्ड बाय समवन, हमारी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का ऑनरशिप होना चाहिए, वही वेल्थ है एज पर मार्शल डेफिनेशन. Now difference between individual wealth and social wealth. Individual wealth और social wealth के अंदर अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए, मीनिंग पूछा जाए, तो दिमाग में 2 पॉइंट रखने, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल. डेफिनेशन और एग्जांपल आप लिखोगे, यू विल गेट 2 मार्क्स, क्योंकि 2 ही मार्क्स है सेक्शन सी के लिए. तो उनकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल वेल्थ की. तो इंडिविजुअल मीन wealth under the ownership of an individual and mean by the private consumption is called individual wealth. For example, ownership and the use of the house is a private individual, hence house is individual wealth. यानी जिसके ऊपर आपकी ऑनरशिप है, आपका डिसीजन है, आप उनको यूज करते हैं, that is your individual. हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा फैन, हमारी किताब, हमारा कार, हमारा व्हीकल, these are the ownership of your own, so that it is a private
But social wealth, that is wealth belong to a society or mean for the collective consumption, is called social wealth. यानी जिसके ऊपर हर एक सोसाइटी के मेंबर का राइट है. फॉर एग्जांपल डैम इज यूज फॉर ऑल पीपल, डैम हर एक यूज करते हैं, इट इज अ सोशल वेल्थ. तो ये डेफिनेशन और एग्जांपल अगर आपने लिख दिए, यू विल गेट 2 मार्क्स. Which goods are called consumer goods in the economy? Consumer goods यानी डायरेक्ट अगर हम जो कंज्यूम करते मार्केट से लाए, यूज करना स्टार्ट किया, डेट इज कंज्यूमेबल गुड. दिमाग में रखना ये सिंपल वर्ड के अंदर कि जो भी हम मार्केट से लेके आते हैं, कोई इंटरमीडिएट प्रोसीजर नहीं है, सीधे उसको यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड. डेट इज गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड. फॉर एग्जांपल क्लोथ, some of the foods, some of the television or whatever, we can direct use it of it. It is called consumer goods. Which goods are called consumer goods in economy? That is called definition और उसके example. Definition हमने की और उनके example दिए. ये आपको 2 मार्क में पूछे जाते हैं. उनके example is must. Second, give the meaning of durable goods with example. Durable goods काफी easy है आपके लिए, उनकी भी definition अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए. Durable goods, goods which can be used for a long period. For a long period is very very important of time or repeatedly are called durable goods. For example refrigerator, car, television, it is long last. उनकी जो लेंथ है, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी लॉन्ग पीरियड तक है. Give the differences between goods and services. Goods and services के हम differences अगर पूछा जाए तो आपको 2 बात दिमाग में रखनी है, उनकी definition और उनके example. 2 मार्क्स में सिर्फ इतना ही लिखना है. अगर ज्यादा आपको आ रहा है, उनके टाइप्स भी आ रहे हैं, अगर आप लिखोगे you will get 0 and your time will be consumed, क्योंकि सेक्शन ई के लिए काफी आपको वर्क करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे. तो यहाँ पे जितना टाइम हो सके उतना टाइम के अंदर आप कंप्लीट करने की कोशिश करना. तो डेफिनेशन क्या है गुड्स की? कॉमोडिटी विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस मींस सैटिस्फाइड द नीड्स ऑफ कंज्यूमर आर कॉल्ड गुड्स. फॉर एग्जांपल हंगर ऑफ द ह्यूमन इज सैटिस्फाइड बाय फूड, हेंस फूड इज अ गुड. यहाँ पे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी बात की जाती है. और सर्विस मीन्स व्हाट? Commodity which do not have physical existence and mean to satisfy the needs of the human wants are called services. For example, curiosity is satisfied the education. अगर एजुकेशन लेने की क्यूरियोसिटी है तो आप टीचर के पास पढ़ते हो, डेट इज कॉल्ड सर्विस. एंड मेंटल प्लेस एंड मेंटल पीस इज ऑब्टेन बाय म्यूजिक, इट इज अ एजुकेशन, म्यूजिक एंड सर्विस, दिस ऑल आर नोन एज अ सर्विस. तो ये डेफिनेशन हुई और उनके एग्जांपल हुए. नेक्स्ट, give the meaning of the factors of production with example. यहाँ पे definition of land, labor, capital, entrepreneur सभी की definition लिखनी है और हर एक के हमें example लिखने हैं. land, labor, entrepreneur, capital की definition जो हमने उनके characteristics के अंदर देखी थी वही यहाँ पे लिखनी है. capital को हम बोलेंगे कि in economic terms of all man-made goods which help to production constitute it is called कैपिटल. लेबर का हम बोलेंगे इन इकोनॉमिक टर्म्स एनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क डन इन द अंडर ऑफ सम ऑफ द पर्सन और सुपरविजन एंड रिटर्न ऑफ सम ऑफ द वेजेस, इट इज कॉल्ड लेबर. और हम लैंड की डेफिनेशन बोलेंगे कि द एक्टिविटी लैंड इज अ नेचुरल गिफ्ट, इट इज नॉट मैन मेड एंड दिस ऑल आर नोन एज ए लैंड. सो द नेचर which provide us so many things, this all are known as a land. And the entrepreneur, it is very very important. Entrepreneur is a factor which coordinate all other factors of the production for an economic activity. economic activity के अंदर जो भी तीनों के लैंड, लेबर और कैपिटल को तीनों को कोऑर्डिनेट करेगा और उनसे कुछ इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी करवाएंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन की एक्टिविटी करवाएंगे, डेट इज कॉल्ड लेबर. और सभी के एग्जांपल एक एक लिख देने हैं आपको. तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, question answer for section E, ऐसे टाइप लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेक्शन ई के अंदर कैसे याद रखना है, कौन सी ट्रिक है ये दिमाग में रखना. फर्स्ट ऑफ, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ इन डिटेल. वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिटेल में जानने हैं. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 5 है. 5 उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल्थ के. कितने हैं? 5. सबसे पहले तो कितने हैं वो याद रखने हैं. अब वेल्थ को आप ऊपर एक देख रहे हैं, कुछ हमने बनाए हैं, उनका कैसे याद रखना, उनकी की बनाई, उनकी ट्रिक है. पेड़ की स्कैरसिटी है, यूज करो नहीं तो सूख जाएंगे. पेड़ यानी ट्री. ट्री की स्कैरसिटी है यानी जो ट्री है वो काफी कम मिल रहा है हमें, तो उसे हमें यूज करना चाहिए.
नहीं तो वो सूख जाएंगे। बात में कुछ नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए। पेड़ यानी पीईडी, ध्यान में रखना। पेड़ ट्री का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे पेड़ यानी पीईडी का लेना है। पी डेट इज कॉल्ड फिजिकल, ई डेट इज कॉल्ड एक्सटेंजिबिलिटी, डी डेट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। पीईडी के अंदर एक एक वर्ड समाये है, मगर हमने उनको अच्छी तरह से याद रखने के लिए पेड़ की स्कैरसिटी कर दी है। पेड़ यानी ट्री ब्रैकेट में लिखा है, मगर वो सिर्फ कहने के लिए, यहाँ पे पेड़ कुछ नहीं लेना है हमें। पेड़ का पी ले लो, एक्सटेंड का ई ले लो, फिजिकल एग्जिस्टेंस का पी ले लो, एक्सटेंड का ई ले लो, ड्यूरेबिलिटी का डी ले लो, और उसके साथ स्कैरसिटी है, यूज करो नहीं तो सूख जाओगे। नहीं तो सूख जाओगे सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए है। यहाँ पे स्कैरसिटी और यूज इंपॉर्टेंट है। स्कैरसिटी अपने आप ही स्कैरसिटी है यहाँ पे, और लास्ट इज यूजफुलनेस। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? एक पॉइंट ध्यान में रखना, पेड़ की स्कैरसिटी है, यूज करो नहीं तो सूख जाएंगे। पेड़ की स्कैरसिटी है, यूज करो वरना सूख जाएंगे। ये पॉइंट 10-12 बार आपके दिमाग में टैप करो। पहले आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिख दो, डाइजेस्ट के अंदर भी लिख दो, नोटबुक के अंदर भी लिख दो, और जब भी ये क्वेश्चन है ये 2-3 बार पढ़ो तो ये 5 पॉइंट आपके जेब में। और पॉइंट अगर इकोनॉमिक्स में आपके जेब में है, यू विल विन डेफिनेटली। तो फर्स्ट पॉइंट है पी, पी यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो wealth should have physical existence which can be exchanged. The ability to understand the aptitude of the human being, etc., are the innate ability of the human being, but usually not exchanged. So it is not wealth. Intellectual ability of the human being, like create new ideas, are exchanged for money in market. Hence, it is a wealth. For example, to create novel ideas and goods, scientific invention by the scientists are etc. also. ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी वेल्थ पॉजेसिस फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। यानी एबिलिटी जो है उनकी, वो जो एबिलिटी है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, मगर जो इंटरनल एबिलिटी है वो एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये एक ध्यान में रखना। सेकंड है एक्सटेंबिलिटी। वेल्थ प्रोसेस पॉजेस एक्सटेंबिलिटी। वेल्थ इज मीन टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजम्पशन एंड द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। प्रेजेंट में तो हम वेल्थ का यूज करेंगे, मगर फ्यूचर में अगर कंडीशन इकोनॉमिकली वीक है तो उसके अंदर हम बेच के भी अपने पैसे इकट्ठा कर सके। दैट इज द एक्सटेंबिलिटी, एक्सचेंजेबिलिटी। देन थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी आपको पता ही है, ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर ए फ्यूचर एक्सचेंज एंड satisfying future needs, so such goods become wealth. For example, land, house, precious jewelry are the durable goods and hence can be considered wealth. Labor is a labor of a laborer, food, grain, etc. are not called wealth. Why? Because it is perishable. The quality is not durability in such condition. Then scarcity, very very important. The wealth possess of characteristics of scarcity. Scarcity, commodity which are scarce in supply in relation to their demand and possess exchange value beside their usefulness are considered as a wealth. For example, precious jewelry is useful but the scarce. यहाँ पे उनकी स्कैरसिटी भी होनी चाहिए। अगर ऑबिडेंस मिलता जाए, यानी हर एक को सर्वसुलभ चीज मिलती जाए, तो वो वेल्थ नहीं कहलाती। जैसे एयर, सनलाइट, वाटर आसानी से मिलती है, तो उनकी जो एक्सचेंजेबिलिटी है, एक्सचेंज वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू है वो 0 है, मगर यूज वैल्यू काफी हाई है। यहाँ पे वो रिवर्स है, यूज वैल्यू कम है। प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस कमोडिटीज, जवेरात को हर एक के पास नहीं है, हर एक ऐसे अच्छे पहनते नहीं है। तो these are the one of the main usefulness. Now usefulness. Usefulness means what? Usefulness, that is called how we can occupy and how we can use this our commodity. So this is called usefulness. With wealth possess of the characteristics of the usefulness. Wealth is useful in satisfying needs of human being. For example, house, vehicle, precious jewelry. These are known as a usefulness of the quality. And this is very very important of that. And usefulness is very very important. So these 5 points is very very important. Physical existence, exchangeability, durability, scarcity and usefulness. पेड़ की scarcity है, यूज करो नहीं तो सूख जाएंगे। दिमाग में रखना। तो आपके वेल्थ के 5 पॉइंट सेक्शन ई के लिए क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, गिव इन डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फेसिस ऑफ ट्रेड साइकिल। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेसिस ऑफ ट्रेड साइकिल कितने हैं? सीजन की लॉन्ग साइकिल बहुत इरेगुलर है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये पॉइंट, सीजन की लॉन्ग साइकिल बहुत इरेगुलर है। सीजन की लॉन्ग साइकिल बहुत इरेगुलर है। तो सीजन की जो साइकिल है वो काफी इरेगुलर कैसे? तो सीजनल इकोनॉमिकल चेंजेस फर्स्ट, सीजन, उसके बाद लॉन्ग साइकिल यानी लॉन्ग रन रेगुलर इकोनॉमिक्स changes, then cycle यानी cyclical economic changes, and fourth is irregular economic
चेंजेस, ये 4 पॉइंट अच्छी तरह से दिमाग में याद रखना। सीजन की लॉन्ग साइकिल बहुत ही रेगुलर है, सीजन का सीजनल इकोनॉमिक चेंजेस पकड़ लो, लॉन्ग साइकिल का लॉन्ग रन रेगुलर इकोनॉमिक चेंजेस पकड़ लो, उसके बाद साइकिल का साइक्लिकल इकोनॉमिक चेंजेस पकड़ लो और इरेगुलर का इरेगुलर इकोनॉमिक चेंजेस पकड़ लो। तो चारों पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो पाएंगे। हर एक के अंदर इतना पॉइंट सिर्फ याद रखने के लिए, उसके अंदर डीप में जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा मत समझना कि सर ने इतना ही लिखा है तो फिर इतना ही होगा, हम इतना लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे, नहीं, इट इज फॉर ओनली फॉर पॉइंट, ये पॉइंट आपके लिए है, पॉइंट के अंदर आपको खुद लिखना पड़ेगा, देन यू विल गेट 5 मार्क्स, कीप इन माइंड दैट। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके लिए एक हमने सेंटेंस बनाया है। नेचर हमारा एमडी है, उनका रिम्यूनरेशन फिक्स है। नेचर जो है वो हमारा एमडी है, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, नेचर जो है वो हमारा एमडी है, उनका रिम्यूनरेशन यानी जो अंदर से मिलने वाली जो रिटर्न है वो फिक्स है। नेचर हमारा एमडी है, उनका रिम्यूनरेशन फिक्स है। तो नेचर से पकड़ो फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल गिफ्ट, नेचर्स गिफ्ट। सेकंड हमारा गोली मारो, एमडी को पकड़ो, एम का एम पकड़ो, एम दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, और डी यानी डाइवर्सिटी। नेचुरल गिफ्ट हमारा एमडी है, नेचर्स गिफ्ट एम यानी मोबिलिटी, डी यानी डाइवर्सिटी। उनका रिम्यूनरेशंस को पकड़ो कि जो वेजेस हमें मिलते हैं लैंड को, उसकी बात हो रही है। जो उनका रिम्यूनरेशंस है वो कैसा है, फिक्स यानी यहाँ पे उनके सप्लाई के ऊपर जाना है, लैंड की सप्लाई कैसी है, फिक्स है। नेचर गिफ्ट है दैट इज लेबोरेटरी के अंदर कभी भी हमने ऐसा नहीं सुना कि हमने लैंड बनाई, इट नॉट पॉसिबल, सो इट इज अ नेचर गिफ्ट। ऊपर से जो दे रहा है ऊपर वाला वो सब कुछ हमारे लिए नेचुरल है, और वो नेचर सभी एलिमेंट्स इकोनॉमी के अंदर क्या बन जाती है, लैंड। तो लैंड की डेफिनेशन पहले लिखनी है, उसके बाद लैंड के जो पॉइंट है वो लिखने हैं, उसके अंदर नेचर गिफ्ट लिखने हैं। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड इट नॉट मैन मेड, हेंस द प्रोडक्शन कॉस्ट इज जीरो। नो कमांड ओवर द सप्लाई ऑफ लैंड एंड इट कैन नॉट बी जनरेटेड, हम उनका जनरेशन नहीं कर सकेंगे। सेकंड हम करते हैं एमडी, एम के अंदर से मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, इट डज नॉट हैव फिजिकल मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल अ फार्म कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्लेस टू अनदर साइड। अगर कश्मीर में अच्छी तरह से एप्पल ग्रो हो रहे तो चलो कश्मीर की लैंड को हम गुजरात में ले आए, नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ द लैंड इज टोटली इन मोबाइल। लैंड हैज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, उनको ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, लैंड के ऊपर हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, थिएटर बना सकते हैं, टेम्पल बना सकते हैं, तो ये वोकेशनली जो है वो पॉसिबल है। So these are the one of the important factor for this. So very very important factor. Now third point is D यानी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि हर एक लैंड की अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी है। जो सहारा के रण है, डेजर्ट है, वो डेजर्ट की लैंड, फिर पंजाब की लैंड, हर एक की लैंड में डाइवर्सिटी है, अलग अलग है उसके अंदर। लैंड हैज ग्रेट डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी, proximity and the minerals resources. For example, the quality of the land of the desert of Kutch and the religions of the Punjab are different widely. The fertility of the land near the Ganga is widely different from the Rajasthan. ये डाइवर्सिटी है, अलग अलग है, हर एक लैंड अलग अलग है। एंड ह्यूमिलेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड हैज गेट द रेंट ऑन इट्स रिवॉर्ड्स। लैंड को क्या मिलेंगे, रेंट मिलेंगे। लैंडलॉर्ड जो है उनको क्या मिल सकती है, रिवॉर्ड्स, रेंट मिलेगी, रेंट। Supply is fixed, very very important. Land being natural resources, its total supply is fixed, so it not possible for a man to increase or reduce it. Since supply of land almost fixed, man has to use the best available technology for the converting them resources into productive capital. Man can reduce these natural resources by using forest, minerals, etc., and can increase the little of the supply by filling up oceans. There can be accidental changes in the natural resources over the long period of time. ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। Next, give in detail explanation of the phase of trade cycle. जो हमने बात की सीजन की लॉन्ग साइकिल बहुत ही रेगुलर है, वो सब कुछ आ गई। यहाँ थोड़ा सा रिपीटेशन हुआ है। एक्सप्लेनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड, यहाँ पे नेचुरल गिफ्ट,
थोड़ा उनके बैलेंस करके हमने लिखा है। मोबिलिटी, डाइवर्सिटी, रिम्यूनरेशन, सप्लाईज फिक्स, ये थोड़ा रिपीट हुआ ये क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेस ऑफ ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है, तो उनके इम्पोर्टेंस के बारे में काफ़ी सेक्शन डी के अंदर भी आने के चांसेस है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। डिप्रेशन में रिकवरी ना मिले तो बूम मत लगाओ, रेस ना लगाओ, बूम लगाओ, रेस मत लगाओ, ये आपको दिमाग में रखना है। जो ट्रेड साइकिल के 4 पॉइंट, उनको कैसे याद रखने हैं सेक्शन ई के लिए या सेक्शन डी के लिए। डिप्रेशन में रिकवरी ना मिले तो बूम लगाओ, रेस ना लगाओ, यानी बूम बरड़ा पाड़ो। डिप्रेशन का मतलब आप सभी समझते हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ पीरियड इन विच द स्लो डाउन इन द मार्केट, रिसेशन फेज कंटिन्यूज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द मिनिमम लेवल। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इफेक्टिव डिमांड, इन डिप्रेशन डिमांड अ प्राइस टेंड टू फॉल, hence the profit will decrease, and reduction in the investment, reduction in the employment, reduction in the all economic activity. In depression, with the fall in the demand, production fall, employment fall, and unemployment problem are created, that is called depression. Then recovery, रिकवरी के अंदर हम देख सकते हैं कि when the depression lasts from the some time, the suppressed demand start emerging automatically. Government may try to boost investment and employment, the technology changes are going on, and so many recovery in the demand, in employment, in investment. This is called recovery. Then boom. Boom is a very healthy period in healthy condition of economic activity. Boom is a period in which economic activity reaches the maximum growth level. Demand has its peak point, income are the peak point, profit are higher, investment increase, and result is high employment. And last one is recession. Recession is the period which follow the boom, and in period slowdown occur in the trade activity. Demand slows, investment slow, employment slow. This is the recession. So these are, how can we remember, what are the trick, what are the key factors. Depression में recovery ना मिले तो boom लगाओ, रेस्ट ना लगाओ. That is very very important for you. So this revision round of second chapter is over here. Thanks a lot for watching this video till the end. Keep watching ICT for you for the third chapter revision round. Those who have any query, any doubt, any suggestion, or what you don't understand during this, directly you can call me. My number on your screen 9662532418, or you can comment in your comment box, like and share. And those who are still not subscribed, new viewers, please subscribe this channel ICT for you, www.ictco for you, and press the bell button to get a notification. And also, if those are still not installed my ICT for you, please install it, because after third and fourth chapter we are going to conduct your test of 25 marks on the same base. 10 marks, it is one type of only and only demo test for you. So those who are still not installed, be installed and be ready for 25 marks on this same platform. Thanks a lot. Thanks for the day. Have a nice day.